नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। पिछले कुछ क्लास में हमने पढ़ लिए थे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न। हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे अपवाह तंत्र से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है नदियों का, उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। जीके के क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उन अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। अब देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यानी कि नदियाँ जो हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है ये बताना है। तो सभी को पता होना चाहिए, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो स्रोत के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। देखिए हिमालयी नदियाँ होती हैं और वर्षा वाली नदियाँ होती हैं, और जो है देखिए 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, हिमालयी नदियाँ, वर्षा नदियाँ, और जो है बाहर से जो नेपाल से आती हैं वो भी नदियाँ तो इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसमें याद रखेंगे, 3 प्रकार की नदियाँ। ठीक, फिर है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं, ये बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के? राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, राप्ती नदी। मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, एटा, ये जो है गंगा के किनारे स्थित ज़िले हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल बताना है, कहाँ पे है? तो भागीरथी अलकनंदा का जो मिलन स्थल होता है उसको हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से हमारी कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। जब इनका मिलन होता है तो वहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवप्रयाग। और गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, ये भी याद रखेंगे। इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो इसका अपवाह तंत्र कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर निम्नलिखित में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? आखिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो सभी को पता होगा, ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक जो है, प्रयागराज से हल्दिया, ये सभी को पता होगा। हल्दिया तक जो है नेशनल वाटर वे 1 है। ठीक, तो गंगा नदी से जो है प्रारंभ होता है। फिर अगला है, गंगा नदी राज्य के किस ज़िले से बिहार में प्रवेश करती है? अब देखिए बिहार में किस ज़िले से प्रवेश करती है ये बताना है। तो ऑप्शन भी बलिया से। बलिया जो है सबसे कौन सा ज़िला होगा? सबसे पूर्वी ज़िला। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बिहार राज्य में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, उत्तर प्रदेश की नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? अब देखिए एक कूट वाला प्रश्न है, तो इसको आपको बताना है कि इसके उद्गम स्थल जो हैं हिमालय में नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा नदी। अब नीचे कूट दिया है 1 व 2, 2 तथा 3, 1 या 3 या 3 या 4। तो जो गोमती नदी है इसका जो है उद्गम हिमालय से है। ठीक, हिमालय से नहीं है। और किसका नहीं है? बेतवा नदी का नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 तथा 3, ये जो हिमालय से इनका उद्गम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो गंगा का उद्गम माना कहाँ से जाता है ये बताना है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से गंगा का उद्गम माना जाता है। फिर भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमुख।
गौमुख से निकलती भागीरथी नदी और अलकनंदा जो इसमें मिलती है तो गंगा नदी बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, फिर अगला है भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी। अब देखिए वाह नहीं, यहाँ पे हो जाए प्रवाह। ठीक, प्रवाह, तो सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र किसका है, तो ऑप्शन सी गंगा का। सभी को पता है कितना है, 2525 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे लंबी नदी भारत की पूछ ले तो गंगा नदी हो जाएगा। फिर यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है बताना है। तो सभी को पता होना चाहिए कहाँ से, सहारनपुर से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन ए। फिर अगला देख लेते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बंदरपूंछ से जो है गंगा नदी का, यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। फिर है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है। किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है ये बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिजनौर जनपद से। कहाँ से, बिजनौर जनपद से जो है राज्य में प्रवेश करती है। फिर यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी किस जनपद से गंगा में मिल जाती है, तो सभी को पता होना चाहिए इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है, यानी कि प्रयागराज में इनका संगम हो जाता है गंगा और यमुना का। यानी घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए हो जाएगा मापचा चुंगो। अब देखिए मापचा चुंगो कहाँ पे पड़ेगा स्थान, तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से जो इसका उद्गम होता है। तो आप लोग याद रखेंगे घाघरा नदी का उद्गम स्थान। फिर काली या शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है। तो काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं और किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी कि पीलीभीत से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है, अभी हमने बताया था गोरखपुर। ऑप्शन सी गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिर घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, सभी को पता होगा, जो लखीमपुर में नदी बहती है वो कौन सी नदी है, घाघरा नदी है, तो लखीमपुर से प्रवेश करती है। और लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, तो ये भी आप लोग रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछ लेता है तो आपसे कौन बताएंगे, लखीमपुर बता देंगे। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल जिला जो है वो लखीमपुर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंडक नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है तो कहाँ है, तो बताना होगा ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा नेपाल। कहाँ से, नेपाल से। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो ये तो पता होगा सभी को, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। और एक झील है फुलहर झील, कहाँ से, फुलहर झील, तो यहाँ से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पीलीभीत। ठीक, फिर चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। यानी कि जो चंबल नदी है राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इटावा। इटावा से जो है यमुना में मिल जाती है। फिर चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है। यानी कि जो बिहार जलप्रपात है किस नदी पर बना है, ऑप्शन सी हो जाएगा टोंस नदी पे। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, टोंस नदी। तो ये भी याद रखेंगे। चंबल, केन, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी हैं। फिर अगला है बेतवा नदी किस जनपद में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना में मिलती है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। जितनी भी नदियाँ जिस नदी में मिलती हैं वो उस नदी की सहायक नदी हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमीरपुर। फिर सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। फिर केर नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है, तो केर नदी किस जनपद से यमुना में मिल जाती है, ऑप्शन डी बांदा से।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी हिस्सा, क्योंकि पश्चिमी हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है, तराई का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे बाढ़ भी ज़्यादा आती है, इसलिए ये बाढ़ प्रभावित रहता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को शेयर भी कर देंगे, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो किस दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ? यह सभी को पता होगा, केन व बेतवा नदी को। केन व बेतवा नदी को जो है जोड़ा जाएगा। फिर भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो दिनेश झा दस्तूर, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। फिर है कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रतिशत की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, तीसरा स्थान। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। जो भारत की सिंचाई क्षमता है, इसका सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है? तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु एवं बृहद परियोजनाएं। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला है देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? तो 1930 से प्रारंभ हुआ था नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन। फिर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस ज़िले में हैं? सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस ज़िले में हैं? तो रायबरेली में जो है सबसे अधिक लंबाई में नहरें हैं। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से 54 के मध्य हुआ था, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण। फिर वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोमती और घाघरा के दोआब क्षेत्र में। देखिए जो दो नदियाँ होती हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए इसको दोआब कहा जाता है। फिर निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? ऊपरी गंगा नहर पूछ रहा था, अब निचली पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नरोरा। नरोरा कहाँ है? तो बुलंदशहर में पड़ता है, और नरोरा में ही एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरोरा में है। ठीक। फिर मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ? तो मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ? ऑप्शन डी बिजनौर में हुआ। फिर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा, सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। फिर निम्न में कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? अंतर्राज्यीय नहर वो होती है जो दूसरे राज्य में भी प्रवेश करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा नहर। ठीक, अंतर्राज्यीय नहर हो जाएगी ऑप्शन सी। फिर कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? अब बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नहर प्रणाली कौन सी है? तो सभी को पता होगा गंडक नदी। कौन सी? गंडक जो है नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, यानी कि सबसे लंबी नहर प्रणाली है। फिर सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन बी बताना है, किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र है, सोनभद्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिहंद घाटी परियोजना। अब देखिए कोर्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चंबल नदी योजना से संबंधित नहीं है? ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन नहीं है? तो ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4 यानी कि गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है चंबल घाटी से संबंधित नहीं है, बाकी गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है शारदा नहर, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? कूट से आंसर बताना है। तो कृषि उत्पादक बढ़ाना या बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना या भू प्रबंधन सुधार। तो कूट बताना है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी, यानी कि जितने ऑप्शन दिए हैं, कृषि का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा
और बहुफसली खेती द्वारा भूमि का उपयोग भी किया जाएगा और भू प्रबंधन सुधार भी किया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली एक नई योजना है, तो किस लिए नई योजना है? तो ऑप्शन सी बंजर भूमि के विकास के लिए। ठीक, तो हरियाली एक नई योजना हो जाएगी। फिर टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर अवस्थित है। फिर है पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रारंभ कराया गया? तो ऑप्शन डी, शाहजहां के द्वारा पूर्वी यमुना नहर का आरंभ कराया गया। तो देखिए 50 क्वेश्चन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसमें हिंदी की भी क्लासेस चलती हैं जो TGPT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स पड़ी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन याद कर पाएंगे जो नहीं कर पाते हैं। तो चैनल को विजिट ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।